नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है अनमोल भाटिया और ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने स्टार्ट की है। इसमें हम सभी टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि डीआई के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है फार्माकोकाइनेटिक्स से क्योंकि ये टॉपिक जो है मुझे काफ़ी पसंद है और मैंने देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत भी आती है। तो मैंने कोशिश की है कि जो जितना इसके बारे में मैं जान पाया हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि जो है काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको कि सब टॉपिक में दिक्कत आती है उनका जो है कुछ डाउट्स जो है क्लियर हो सकें। तो चलिए समझते हैं। आज का हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स में टॉपिक रहेगा वो है बायो अवेलेबिलिटी। जानते हैं वीडियो में कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों जो बायो अवेलेबिलिटी जो वर्ड है इसका पूरा जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वो है द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ड्रग एब्जॉर्ब टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कि हमारे पास जो है कोई भी ड्रग है, अगर हम उसको ओरल रूट से लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओरल रूट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट के लिए यूज़ होता है मोस्टली। अगर किसी ड्रग को हमने आईवी रूट से एडमिनिस्टर किया है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी तो 100% ही होगी क्योंकि पूरी की पूरी ड्रग वहाँ पर जो है सीधा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंट्रावेनस रूट के थ्रू जो है पहुँच जाती है। लेकिन जब बात करते हैं ओरल रूट से, हम फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग जो है जिसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे हम हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए कि हमने कोई ड्रग ली जिसके कि 100 मॉलिक्यूल्स थे, उसको हमने एडमिनिस्टर किया थ्रू ओरल रूट। देन ड्रग जो है हमारे स्टमक में आ गई। स्टमक में जो है डिसोल्यूशन के बाद जो है ड्रग एब्जॉर्ब हो गई और एब्जॉर्ब जो है उसमें से 20 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाए और वो बॉडी से बाहर आ गए। उसके बाद जो है जो हमारे 80 जो मॉलिक्यूल्स थे वो एब्जॉर्ब होके हमारे यहाँ पर लीवर में जो है पहुँच गए। और उसके बाद जो है लीवर में पहुँचने के बाद जैसा कि हमें पता है कि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या जिसको हम प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं वो वहाँ पर जो है होता है। तो यहाँ पे हमारे 30 मॉलिक्यूल जो है मेटाबलाइज हो गए और 50 मॉलिक्यूल्स हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चले गए। दोस्तों देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचने के लिए ड्रग को जब हम ओरल रूट से लेते हैं तो पहुँचने के लिए इन सारे स्टेप्स को ड्रग को गुजरना पड़ता है। उसके बाद जाके ड्रग कहीं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचती है। क्योंकि ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग लीवर में जाती है। लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ ड्रग मेटाबलाइज होने के बाद जो ड्रग बचती है वो सीधी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रीच करती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स हमने एडमिनिस्टर किए लेकिन 50 मॉलिक्यूल्स ही हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँच पाए। तो इस ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो होगी 50%। कि 50% ड्रग जो है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच कर पाई। और ये 50% ड्रग जो है ये अनचेंज्ड ड्रग है, ये ओरिजिनल ड्रग है जो कि हमने एडमिनिस्टर की है। इसका जो है कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है। ये ड्रग 50% ड्रग जो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में है अब ये जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी। तो इसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है और इस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों देखिए किसी भी ड्रग का अगर फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस हमें चाहिए तो हमें ब्लड में जो है उस ड्रग की एक जो है उस उतनी मात्रा चाहिए कि वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस कर सके। और ये सारा डिपेंड करता है बायो अवेलेबिलिटी पे। अगर किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो उस ड्रग का जो है हमें लार्ज अमाउंट इनटेक करना पड़ेगा। और अगर किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो उस ड्रग का हमें जो है उस हिसाब से कम डोज जो है लेनी पड़ेगी। तो इस बायो अवेलेबिलिटी पे जो है ड्रग की डोज डिपेंड करती है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों आपने सबसे पहले देखा एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अगर किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे अगर 80 की जगह 90 मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए होते, लीवर में चले गए होते और 30 उसमें से मेटाबलाइज हो गए होते, तो हमारे पास यहाँ पे 50 के बजाय जो है 60
मॉलिक्यूल्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते तो बायोअवेलेबिलिटी हमारी 60% हो जाती। वहीं अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, अगर मेटाबॉलिज्म में यहाँ पर जो है कम हुआ होता लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सपोज़ कीजिए कि 90 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पहुँचे एब्जॉर्प्शन के थ्रू और 20 का ही मेटाबॉलिज्म हुआ, तो नेचुरली हमारे यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में 70 मॉलिक्यूल्स रीच करते तो बायोअवेलेबिलिटी 70% हो जाती। तो दोस्तों इसीलिए ये दो फैक्टर हैं, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग जो है यहाँ पे मेटाबोलाइज होगी, इनएक्टिव हो जाएगी। और इसी का उल्टा है कि मेटाबॉलिज्म अगर कम होगा तो बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये थी बात बायोअवेलेबिलिटी की और फैक्टर्स जो कि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या रहती है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से हेल्प करता है लोडिंग डोज तय करने में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।